बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से नुमाइंदा खसूसी अनवर हुसैन सुमरा, नुमाइंदा नवाज संगरा और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक ने। नाज़रीन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सूबे पंजाब भर से रिहायशी, कमर्शियल और ज़रई ज़मीन की मिल्कियत, तकसीम, विरासत, नंबरदारी, कॉलोनी अलॉटमेंट स्कीम, इस्तेमाल, इंतकाल और हिस्सेदारी वगैरह के लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत दायर 12,530 अपील्स और मुकदमात पिछले 2 साल से इल्तवा का शिकार हैं, जिसकी वजह से साइलिन में बददिली और ज़मीन के मामलात में भी ख़ानदानी अदावतें बेहद बढ़ चुकी हैं। इस खबर के अंदर की खबर क्या है, मजीद बताइए। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खसूसी अनवर हुसैन सुमरा साहब। सुमरा साहब, सबसे पहले ये बताइए क्या वजह है इतनी बड़ी तादाद में केसेस अल्तवा का शिकार हैं? ये देखें, बात ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो पंजाब है ये 1955 में बना था। उसके बाद उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, फिर पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन गया। इसका काम ये है कि बेसिकली ज़मीन जो है उसके कवानीन के इंतज़ामात और ज़मीन के रिकॉर्ड रखना, सरकारी ज़मीन हो या निजी ज़मीन उसका रिकॉर्ड रखना। सरकारी ज़मीन के ये कस्टोडियन होते हैं। आपके इल्म में होगा कि हम अक्सर कह देते हैं वो फ़लाँ पटवारी है। पटवारी का असल महकमा जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। यहाँ सूरत हाल जो है इस हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वहाँ पर 13 मेंबरान हैं, उनमें से 9 मेंबरान को 9 जो डिवीजन्स हैं वो अलॉट की गई हैं कि उन्होंने सिर्फ अदालत लगानी है। जो नायब तहसीलदार ने फैसला किया है, जो तहसीलदार ने फैसला किया है, असिस्टेंट कमिश्नर ने फैसला किया है, डिप्टी कमिश्नर ने फैसला किया है, या कमिश्नर रीजनल कमिश्नर ने जो फैसले किए हैं उनमें ज़मीन की मलकियत का है, वरासत का है, तकसीम का है, खान की तकसीम का है, घोड़ी पाल का है, उसके बाद नंबरदारी है, बाकी कॉलोनी अलॉटमेंट है। वो जो भी नीचे से फैसले आते हैं उनका जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है, जहां पर आके उनकी अपीलें सुनी जाती हैं। ठीक, ये जो 9 मेंबरान हैं इनको मुख्तलिफ डिवीज़न अलॉट की गई हैं और इनका सरबराह होते हैं SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हर जो डिवीज़न है उसके जो मुतलका केसेस हैं इन मेंबरान ने वहाँ पर अदालत अपनी डिवीज़न में जाके हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा दिन अदालत लगानी होती है और ये केसेस इनके सामने पेश किए जाते हैं, उन पर इन्होंने फैसला देने हैं। अब यहाँ पर जितने भी तैनात मेंबरान हैं ये ग्रेड 20 के भी हैं और ग्रेड 21 के, यानी टॉप ग्रेड के ये ऑफिसर्स हैं। लेकिन उनकी अपनी नाअहली और या अदम दिलचस्पी की वजह से 2 साल से जो हैं वो तकरीबन 12,530 मुकदमात या अपीलें उनको कह लें ये पेंडिंग चली आ रही हैं। इनमें से 10,163 जो हैं इन मेंबरान के पास हैं। इसके अलावा 5 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बोर्ड्स बनाए गए हैं जिनमें 2 या 3 मेंबर शामिल होते हैं, उनमें फुल बोर्ड भी है। उनमें से 2,370 के अपीलें और केसेस वहाँ पेंडिंग हैं। और अगर हम इनका और थोड़ा ब्रीक बिनी से जायजा लें तो ये महाना जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो अपील्स दायर होती हैं वो 131 अपीलें 311 अपीलें महाना तकरीबन एवरेज जो हैं वो दायर हो रही हैं, जबकि फैसला 116 अपीलों पे हो रहा है। वो पेंडेंसी चली आ रही है, जबकि इन मेंबरान में से इनकी जिम्मेदारी है कि ये अपने डिवीज़न में जाके 2 या 3 दिन केसेस अदालत करें, क्योंकि अदालत के अलावा इनके पास इंतज़ामी कोई इख्तियार नहीं है, ना इन्होंने इंतज़ामी मामला देखने होते हैं। अदालत में ये केस सुने, दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ सुने, उनके वकला का मौक़िफ़ सुने और उनका जो है ये लैंड एक्ट जो ये कहता है कि 30 दिन से लेकर 6 माह के अंदर आपने हर केस का फैसला करना है। वो किसी भी अथॉरिटी किसी भी पार्टी के हक में हो सकता है, दूसरे के खिलाफ हो सकता है। लेकिन एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 6 मंथ्स का दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर इन अपीलों पर फैसला करना है। जी बिल्कुल करना है। लेकिन ये मेंबरान जो हैं, पहली बात तो ये कि रेगुलर अपनी अदालत नहीं लगाते। ये लाहौर में बैठते हैं, लाहौर में अदालत लगाते हैं, जबकि इनको किसी को बहावलपुर डिवीजन अलॉट है तो किसी को पिंडी डिवीजन अलॉट है, किसी को फैसलाबाद डिवीजन अलॉट है तो किसी को सरगोदा है। तो रेगुलर ये डेली बेसिस पे लगानी होती हैं या फिर वीकली कोई इनका सिस्टम होता है? नहीं, देखिए जी, इनका सिस्टम ये है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन अपनी डिवीजन में जाके अदालत लगाएं, ताकि अवाम को देखें ना। अगर DG खां से कोई बंदा लाहौर इनकी अदालत में पेश होने के लिए आएगा, अगर 40 केस लगे हुए हैं तो 40 एक तरफ से आएंगे,
ये 40 एक तरफ से आएंगे, इसी ठीक तरह है। 40 वकील एक तरफ से, 40 एक, वो तो बहुत बड़ा आपको पता है आवाम को खर्चा। लेकिन इनको इसीलिए अदालतें दी हुई हैं डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में, वहाँ जो कमिश्नर की अदालत है उसमें ये 2 या 3 दिन अपनी अदालत लगाते हैं। अच्छा। इनके एहलकार यहाँ से जाते हैं, वहाँ रिकॉर्ड पेश किया जाता है, लेकिन ये जाते नहीं, दिलचस्पी नहीं लेते। असल में पंजाब हुकूमत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये समझा जाता है कि जो ग्रेड 20 और या 21 का ऑफिसर है उन्होंने पार्किंग लॉट बनाई हुई है कि वहाँ अच्छा। फैसिलिटीज सारी हैं। देखिए इनके पास नई गाड़ियां हैं, 4 लोगों के पास तो लैंड क्रूजर गाड़ियां हैं, अच्छा। 4 मेंबरान के पास, ठीक बाकी है। के पास भी लग्जरी गाड़ियां हैं। उसके अलावा ये TADA भी क्लेम करते हैं। अच्छा। अदालतें नहीं लगाते, अपना काम नहीं करते, लेकिन TADA जो है वो तो लाखों चाहिए रुपए ना। में महाना जो है तमाम मेंबरान क्लेम करते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो है यहाँ बैठकर ये खुशखबरियां लगाते हैं, रेगुलर अदालतें नहीं लगाते, और जिस वजह से वो मुकदमात जो हैं वो जमा हो रहे हैं। और उन मुकदमात जमा होने की वजह से आवाम में एक तो बददिली है, दूसरा आपको पता है जमीन के मामलात में लड़ाइयाँ झगड़े और कई जगह पे मर्डर भी खानदानी हो चुके हैं। दुश्मनियों तक बात चली जाती है सुमरा साहब, ये तो उन दुश्मनियों का भी बाइस बनते हैं, इतना डिले जो है केसेस के अंदर। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये बिल्कुल दुश्मनियों का देखें, यहाँ पर अदालतों में जितने भी मुकदमात होते हैं ना सिविल अदालतों में, उनमें 50-60% जो मुकदमात हैं वो लैंड के मुतल्लक होते हैं, उसके डिवीजन के मुतल्लक होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं। इवन फौजदारी मुकदमात जो हैं थानों में दर्ज होते हैं, उनकी लड़ाई की वजह जो होती है नॉर्मली है ज़मीन की तकसीम ही होती है हमारे मुआशरे में, आपको पता है। और दूसरा इसमें यह है कि सेटलमेंट का एक मेंबर होता है, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि जब से पाकिस्तान बना है, सूबा पंजाब बना है, आज तक वो सेटलमेंट मुकम्मल नहीं हुई, इस्तेमाल जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा बाकी मामलात भी चल रहे हैं और ये मेंबरान जो हैं ये अपना एंजॉय कर रहे हैं। इधर लाहौर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बैठे, इनको अच्छे फर्निश्ड ऑफिसेज दिए हैं। 1 अरब रुपया जो है सरकार ने लगा के इनको अदालतें फर्निश करके दी हैं, और उनकी ताज़ीन व आराइश की गई है, इनके ऑफिसेज की ताज़ीन व आराइश की गई है, लग्जरी गाड़ियाँ इनके पास। और SMBR जो हैं, जो इनके सरबराह है, उनकी ये ज़िम्मेदारी है, एक तो वो इनको केसेस अलॉट करते हैं, दूसरी उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो महाना रिव्यू परफॉर्मेंस मीटिंग कॉल करते हैं। अच्छा। ज़राए का ये कहना है कि मार्च 2023 के बाद जब उनकी तैनाती हुई तो ये रिव्यू जो परफॉर्मेंस मीटिंग्स है ये रेगुलर हो ही नहीं पा रही, यानी मेंबरान से पूछा ही नहीं जा रहा कि भाई आपकी जिम्मेदारी आपने केसेस को ख़त्म करना है। टाइमलाइन, हर केस की टाइमलाइन डिसाइड है, लेकिन उस टाइमलाइन में जो है केसेस मुकम्मल नहीं होते। जो केसेस नीचे से ख़राब आते हैं, मतलब आपने नायब तहसीलदार को दे दिया कि आपने तकसीम का मामला है, विरासत की तकसीम ये उसके मुताबिक ला ये कहता है कि वो 6 माह के अंदर हो जानी चाहिए। बिल्कुल। पहले तो होता था कि आप अदालत से डिग्री लेते थे कि ये उनके लीगल हेयर्स हैं, अब तो आपका नादरा का सर्टिफिकेट जो है उसमें सारा कुछ लिखा होता है। और नायब तहसीलदार जानबूझ के नहीं करता, पटवारी जानबूझ के नहीं करवाता, इसलिए नहीं करवाता कि जितना ज्यादा डिले होगा पार्टी से उतने ज्यादा पैसे हथियाए जाएंगे। आपने कहा कि महाना बेसिस पे जो है 300 समथिंग आपने केसेस की बात की कि इतने केसेस आते हैं, तो इसके हवाले से कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि 1 महीने में अगर इतनी तादाद में केसेस आ रहे हैं तो इतने का लाजमी फैसला होना चाहिए, इसके हवाले से कोई मैकेनिज्म है? जी बिल्कुल मैकेनिज्म है। जितने भी केसेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है रेवेन्यू मामलात का सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सूबा लेवल पे तमाम केसेस जो हैं, विरासत के केसेस हैं, घोड़ीपाल मुरब्बे का केस है, नंबरदारी का केस है, अलॉटमेंट का केस का, उनका टाइमलाइन मुकर्रर किया हुआ है। इनका अपना नोटिफिकेशन है कि 1 माह से लेके 6 माह के दरमियान आपने इनको हल करना है, हर सूरत आपने इनका फैसला देना है। और उसके बाद वो फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको रिमांड करके वापस भिजवा देती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस वक्त 5 हैं वो बोर्ड्स बनाए गए हैं जिनमें 2 या 3 मेंबरान बैठते हैं, वो दोबारा उसको रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन उन टाइमलाइन पर अमल ही नहीं हो रहा। अगर हम तो एक मेंबर की जरा तफसील से थोड़ा देख भी लेते हैं। देखिए ये जो है मेंबर कंसोलिडेशन जो है उसके पास 1785 मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेंबर जुडिशियल 1 के पास 591 मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके बाद मेंबर 2 जो है 686 मुकदमात है। मेंबर 3 जो है उसके पास 1376 मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। मेंबर 4 के पास जो है 612 मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। मेंबर टैक्सेस के पास जो है 32 मुकदमात हैं। इसके अलावा मेंबर 5 जो है उसके पास 615 मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। मेंबर 6 जो है उसके पास 670 मुकदमात हैं। मेंबर 7 जो है उसके पास 919
19 मुकदमात हैं। इसी तरह मेंबर 8 जो है उसके पास 1204 मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। और जून में जो है इन्होंने जो डिसाइड किए उनके हवाले से सबसे ज़्यादा एक मेंबर ने है 50 से ज़्यादा मुकदमात जो हैं उनका फैसला किया है, बाकी किसी ने 3 किए हैं। 2 मेंबरान ऐसे हैं उन्होंने एक भी मुकदमा या एक भी अपील पे जून के दौरान फैसला नहीं किया। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सुमरा साहब के, उनसे पूछकर हो भाई एक भी ये डिसीजन आपने नहीं दिया तो वजह क्या है? देखिए बात यह है कि SMBR ने पूछना है या चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पूछना है। SMBR के पास 14 मुकदमात इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन्होंने जो है 4 सिर्फ मुकदमात जून के दौरान जो है उनको डिसाइड किया है, बाकी मुकदमात वैसे चल रहे हैं। इसके अलावा जो बेंचेस बने हुए हैं उनके पास 2370 मुकदमात हैं, ये 5 बेंचेस बने हुए हैं। यानी मेंबर का काम है सिर्फ अदालत लगाना है और उसके बाद उन मुकदमात को सुनना, वकला को सुनना, दोनों पार्टीज़ को सुनना, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद कायदे कानून और रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक उसका फैसला करना। लेकिन वो मुकदमा सुनते नहीं हैं। होता ये है कि अदालत की तरह वहाँ पेशियाँ होती हैं, लोग आते हैं, उनकी हाजिरी लगा के उनको फारग कर दिया जाता है। हाँ। मेंबर साहब अंदर बैठे हुए हैं, नीचे अमला जो है। अगर आप इसका थोड़ा सा और हम जायज़ा लें तो इस वक्त जो है जितने भी मामला चल रहे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, उसमें अगर हम ह्यूमन HR की बात करें ना तो वो भी बड़ी हैरान कुन सी है। अच्छा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस वक्त जो है तमाम मेंबरान समेत 729 अफसरान और एहलकार काम करते हैं, जिनमें से 250 अफसरान हैं, 480 जो हैं वो नीचे सपोर्टिंग एहलकार हैं, मतहत एहलकार हैं। इसके अलावा 2023-24 में जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का जो बजट था 3 अरब 30 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने खर्च किया है जारी अखराजात पे। आप अंदाज़ा लगा लें, फैसले नहीं करते लेकिन इतना बड़ा। और इस साल जो है 1 अरब 32 करोड़ रुपया जो है इनको बजट दिया गया है कि आपने सूबा भर की ज़मीन के हवाले से जो मामलात हैं, जो मुकदमात हैं या अपील्स हैं, उनका फैसला करना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुकदमा जो है विरासत की तकसीम के आते हैं। विरासत की तकसीम गलत हो जाती है। जायदाद के मसाइल तो सबसे ज़्यादा जो है कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, और इनका तो हल बहुत जल्दी होना चाहिए सुमरा। बिल्कुल होना चाहिए। पहले ये होता था कि जी आप सक्सेशन सर्टिफिकेट अदालतों से लेके आए, ये ले। अब FRC जो है फॉर्म नादरा का, उसमें आपका तमाम फैमिली का ट्री होता है उसमें। और उसमें लिखा होता है कि इतने मरने वाले के बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, और ये उसकी बीवी है या एक से ज्यादा बीवियां हैं, तो उनकी डिटेल होती है। उन पे फैसला करना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन वो फैसला 65% जो है वो फैसले जो नायब तहसीलदार करता है, जिसको पटवारी सपोर्ट करता है। बेसिकली ये पटवारी कल्चर है। देखें, ये जितने आप किसी के मुकदमा डिले करेंगे, करप्शन उतनी बढ़ती जाएगी। जो बंदा भी पेशी पे आएगा वो 1000-2000 रुपया लगा के अगर किराया आया है, उसके अलावा वो एहलकारों को भी कुछ पैसे देगा। वहाँ पे एहलमद है, वो वहाँ पे रीडर है, बाकी लोग हैं, और मेंबर साहब अंदर बैठे आराम से चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं। बाहर वो नई तारीख दी जा रही है। 2 साल से लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। और अगर ये 12,000 मुकदमे आते हैं तो इनके साथ कम अज़ कम जो है 50,000 फैमिलीज जो हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैच हैं। बिल्कुल, बल्कि ये मैं कम कर रहा हूँ, 1 लाख से भी ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 लाख फैमिलीज जो है इसी वजह से डिस्टर्ब हैं कि पंजाब हुकूमत डिलीवरी नहीं कर पाती उनके रेवेन्यू के मामला, क्योंकि ये ज़री ज़मीन के नहीं है। ज़री ज़मीन के अलावा इसके रहायशी जो ज़मीनें हैं उनकी भी है, कमर्शियल लैंड जो है लोग ओनरशिप है उनकी भी है। दूसरा एक और बात भी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है सूबा भर में जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसका कस्टोडियन भी है, उसकी हिफाजत का जिम्मेदार भी है। लेकिन यहाँ पे हज़ारों एकड़ बल्कि लाखों एकड़ ज़मीन सरकारी है, जिसमें कमर्शियल है, रहायशी है, ज़री ज़मीन है, उस पर इलीगल काबजीन बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरा अपना काम ही नहीं कर रहा जो काम इनका है। साहब, मैं ये भी आपसे पूछना चाह रही थी कि इस डिले की वजह से, डिले तो एक तरफ हो गया और केसेस जितनी बड़ी तादाद में हैं वो तो हल तलब हैं, और लेकिन वो हल नहीं हो रहे हैं, हजारों की तादाद में हैं। ये डिले तो हो गया एक तरफ, लेकिन इस डिले की वजह से, इन केसेस के अल्तवा की वजह से साइलिन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं वो? देखिए जी, बात यह है कि जब आप फैसलाबाद का मेंबर या साहिवाल का मेंबर या सरगोदा का मेंबर वो लाहौर में कोर्ट करेगा, वहाँ जाकर अदालत नहीं लगाएगा, तो वहाँ के साइलिन, वो पहली बात तो ये एक दिन पहले वो लाहौर आ जाएंगे, क्योंकि सुबह 9 बजे अदालत में पेश होना है आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। एक तो उनको ट्रैवल का खर्चा पड़ेगा, दूसरा ये वो तैयारी करके अपने घर का काम छोड़ के आएंगे, तीसरी बात ये कि आपने गवाहान को भी साथ लेके आना, उनका खर्चा भी बर्दाश्त करना है आपको। यानी कि इस महंगाई के दौर में इधर बैठे
बैठा हुआ मेंबर और आते हैं, हाजिरी लगवाते हैं तो पता चलता है ये नहीं अगली डेट दे दी है। देखिए होता ये है कि आपके पास केस आया, आप उसके एविडेंस सारे कलेक्ट करते हैं, लेटर लिख के एसी, डीसी, कमिश्नर या तहसीलदार से आप रिकॉर्ड मंगवाते हैं। उसके अलावा आप जो भी उनके जिन लोगों ने केस किया या जिनके खिलाफ केस किया उनको समन करके बुलाते हैं कि अपने गवाहान लेके आएँ। उसके बाद उनके वकला की बहस करवाते हैं और आपने फैसला देना होता है। इसके लिए 6 माह का अरसा तो काफ़ी है, लेकिन जानबूझ के आप डिले करते हैं कि आपके नीचे जो एहलकार हैं, रीडर है या एलमद है, पहली बात तो ये वो साहिल के सामने लगता है, वो भी उसकी जेब खाली करवा लेता है वहाँ बैठे बैठे कि जी हम आपका केस जल्दी सबसे पहले तो केस जल्दी लगवाने के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, वो आपका केस जल्दी लगवा देते हैं, फैसले करवा दे। अच्छा, दूसरी बात ये फैसला फिर भी नहीं होता सुमरा साहब। जी बिल्कुल, ऐसे अफसोस का मुकाम तो ये है, कहते हैं ना जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। उसके अलावा देखें, आप जितना डिले करते हैं उन फैमिलीज के दरमियान अदावत बढ़नी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं। लेकिन मेरा गांव का बैकग्राउंड है, मुझे पता है कि जो बंदा वहां से लाहौर अदालत के पेश होने के लिए आता है, उसका अच्छा खासा गांव में अपनी फैमिली में, अपने शरीके बरादरी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा वो नाचाकियां इस तरह हो जाती हैं कि घर बर्बाद हो जाते हैं। कई केसेस में मर्डर भी हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बात दुश्मनियों तक चली जाती है, दुश्मनियों तक चली जाती है। होना तो ये चाहिए कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टाइमलाइन है उसको इंश्योर किया जाए। उसको किसने इंश्योर करना है? सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। उसको चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस, जो महाना मीटिंग है वो रेगुलर कंडक्ट करें। उसके अलावा तमाम उसके ऊपर सुमरा साहब कौन रखेगा? उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? कौन पूछेगा उनसे? देखें, बात ये है कि यहाँ पर SMBR है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब है और चीफ मिनिस्टर पंजाब है। इन्होंने रखना है ना, अवाम ने वोट तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को दिए हैं। क्यों नहीं पूछा जा रहा? 12,000 से ऊपर के केसेस हैं, किसी एक के हवाले से भी नहीं पूछताछ की गई। देखिए, बात यह है कि जो अपने एक आध केसेस होते हैं या अपने कोई अप्रोच कर लेता है ना इस फोरम तक, तो उसका तो डिसाइड कर देता है। ये आम आवाम है जिन्होंने इस गवर्नमेंट को वोट भी दिए हैं। इसके अलावा ये ऑफिसर्स जो हैं, देखें आप, पहली बात तो ये साहब, ये इदारे बनाने का फायदा, अगर फिर एट द एंड आपको हायर अथॉरिटीज के पास जाके अपना मसला लेके जाना है, फिर वो हल होगा, तो फिर ये हम इदारे क्यों बना रहे हैं? फिर ये इदारे किस काम के हैं? देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ ना कल्चर बड़ा ख़राब हो चुका है। हमारा सियासतदान या चीफ मिनिस्टर पंजाब जो होता है वो पटवारी का काम करना चाहता है, वो तहसीलदार का काम करना चाहता है, वो थानेदार का काम करना चाहता है। किसी के साथ ज्यादती हो जाती है, वहाँ पे थानेदार नहीं पहुँचता, वहाँ चीफ मिनिस्टर पहुँच जाता है। इस वजह से अदारे जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, अदारे अपना काम छोड़ चुके हैं, वो नाअहल हो चुके हैं। और वहाँ पर जो अफसरान तैनात है वो काम करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है, लाखों रुपए में हमें हमारी सैलरी है, इसके अलावा लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी ऑफिस है, इसके अलावा TAD है, हमारे पास नीचे मतहत हैं, एक बेल बजाते हैं 4 बंदे भागे आते हैं, जी सर सारा दिन कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे हाँकते हैं। और बाज़ मेंबरान तो आते ही नहीं अपने ऑफिस में। उनको चेक किसने करना है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने करना है, SMBR ने करना है, या चीफ मिनिस्टर पंजाब ने करना है, या जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, रेवेन्यू का जो मिनिस्टर है, कॉलोनी का जो मिनिस्टर है, उन्होंने चेक करना है। जब वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, देखें एक जगह अगर कोई क्राइम होता है तो बजाय इसके कि वहाँ मुतलका एहलकार या मुतलका महकमा मुतहर्रक हो। दूसरी बात ये प्रमोशन जोन में होते हैं, आपने ACR इनकी लिखनी होती है, उसमें लिखें कि इनका वर्किंग जो है इतना अच्छा नहीं था, आवाम को फैसिलिटेट नहीं किया और अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो ईमानदारी के साथ नहीं निभाई, और इन्होंने इनको जो टास्क दिया जाता रहा उस पर लथार्जिक एटीट्यूड इन्होंने अपनाया, गपशप लगाते रहे, लोगों को इंसाफ नहीं फराहम किया। क्योंकि ये ज़मीन की तकसीम का हाईएस्ट फोरम है, सुप्रीम कोर्ट है रेवेन्यू मामलात में। अगर यही फैसले नहीं करेंगे तो नीचे नायब तहसीलदार जो है, ADCR जो है, वो भी इसी तरह महाना डेटें डालते रहेंगे। अभी तो हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, जो तहसीलदार की कोर्ट में हो रहा है अवाम के साथ, वो जुल्म ज़्यादती की अभी हमने बात नहीं की। जो है ADCR एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की अदालतों में हो रहा है, जो डिप्टी कमिश्नर की अदालतों में हो रहा है। मैं एक केस में इन्वॉल्व था, नंबरदारी का केस था गुजरांवाला में। कमिश्नर साहब ने 6 माह जो है तारीखें देते रहे, यानी मेरे कोई अजीज थे, उनका था वो केसेस, 6 माह वो बेचारे अपना वकील लेके वहाँ पेश होते थे। नहीं जी, आज वो मसरूफ़ हैं, आज वो सुनना नहीं चाहते, आज उनका मजाज अच्छा नहीं है, लिहाजा आज वो बिज़ी हैं, आज किसी और टास्क में हैं, आज उन्होंने वीडियो लिंक करनी है। 6 माह, हालांकि वो 10 मिनट का फैसला था कि आप दोनों पार्टियों को सुनते और रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक आप अपना फैसला दे दें ताकि वो अगले फोरम पर जा सके। फैसला क्या हुआ सुमरा साहब, हमें जरा ये भी बता दें, फिर उसके बाद फैसला क्या हुआ उसका? फैसला ये हुआ कि
जो पार्टी नाअहल थी या जिस पार्टी का नहीं बनता था उसके हक में फैसला दे दिया। एक नया केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आ जाएगा, यहाँ भी 2-2.5 साल वो दोनों पार्टियां आती रहेंगी। उस हवाले से एक और केस जो है वो फाइल कर दिया जाएगा। नाजरीन, जस्टिस डिलेड ऑलवेज जस्टिस डिनाइड। जब हायर फोरम का ये हाल होगा कि वो अवाम के मसाइल हल नहीं करेगी, तो ये बात ऐसी है, ये मसले ऐसे हैं कि ये दुश्मनियों पे चले जाते हैं, खानदानी दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं अपने ही रिश्तेदारों में। तो खुदारा इस हवाले से हुकूमत को सोचना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए और इन डिलेड केसेस जो हैं इनका जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं हुकूमत पाकिस्तान के बड़े फैसले की। जी हां, हुकूमत ने डिजिटल दहशतगर्दी और जुराइम के मुकाबले के लिए नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बनाने का फैसला किया है, जिससे प्लेटफॉर्म्स पर जुराइम में मुलव्विस अफराद की कड़ी निगरानी की जाएगी और उनका डेटा रिकॉर्ड करके जायजा भी लिया जाएगा। और फॉरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगा और ये एजेंसी खुद मुख्तार भी होगी। इस सारे मामले पर बात करने के लिए इस्लामाबाद में ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक ने। रियाज, ये बताइएगा कि नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के क्या अगराज और मकासद होंगे, किस तरह से काम करेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव बिल हुकूमत ने तैयार कर लिया है, जिसमें नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी की ज़रूरत और उसके अलावा उसका जो काम होगा उसके हवाले से तकरीबन 30 से 40 सफ़ात पर पूरा ये बिल है। और हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो फॉरेंसिक की एजेंसीज़ हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट की हैं, उनका एक तो एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन उस तरह का नहीं है। और दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एक सेंट्रल बॉडी पूरे मुल्क में मौजूद नहीं है कि कहीं पे अगर डिजिटल क्राइम होता है या कहीं पे फ़ोन से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड या उस तरह जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उस हवाले से अगर कोई क्राइम होता है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, उसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया जाए, इन चीज़ों को मामलात को देखा जाए। तो उसके हवाले से हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि एक नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बनाई जाएगी जो डिजिटल जो जितने भी क्राइम्स हैं, डीप फेक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं, उन सारों के हवाले से जो है वो ये एजेंसी जो है इन मामलात को देखेगी। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ना सिर्फ ये उन क्राइम्स को देखेगी बल्कि उसके हवाले से क्राइम का जो डेटा है, एविडेंस है, कहीं पे क्राइम होता है उसको कलेक्ट करना, उसको सेव करना, उसको एनालाइज करना, ये भी जो है उस एजेंसी का काम होगा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे हमारे यहाँ अदालतों में ये होता है कि कोई केस चला गया है, कहीं पे सोशल मीडिया के हवाले से कोई चीज़ आ गई है, उसका अगर एनालाइज करना है, कोई ऑडियो आ गई, कोई वीडियो आ गई है, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखना है, क्रेडिबिलिटी को देखना है, उसके हवाले से हमारे यहाँ निज़ाम में कुछ इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं है। FIA के पास बिल्कुल एक एजेंसी फॉरेंसिक की वो एक लैब मौजूद है, इस्लामाबाद में भी है, मुख्तलिफ जगहों पे है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी है। उस तरह की जो हाई क्वालिटी जो स्टफ़ होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको डिग करना, वो मौजूद नहीं है। तो ये जो एजेंसी बनेगी ये उस तरह के हवाले से हाई क्वालिटी जो है चीज़ें, मशीनें उनके पास होंगी, उनके पास हाई प्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे जो एनालाइज कर सकेंगे। तो अदालतों को अगर किसी ऑडियो वीडियो का फॉरेंसिक करवाना है, किसी चीज़ को देखना है, एनालाइज करना है, ये वीडियो कब बनी, ये कैसे बनाई गई, इसमें क्या तब्दीलियाँ लाई गई, आवाज़ असल है या नकल है, क्या है, ये सारे जो मामलात हैं इसको ये एजेंसी देखेगी। इसके साथ साथ ज़ाहिर है इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में होगा और इसका जो सरबरा होगा वो DG होगा, उसकी जो तैनाती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करेंगे। उसके जो 5 जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे उसमें जो सेक्रेटरी इंटीरियर हैं उसके जो है वो सरबरा होंगे और इसके साथ साथ नेक्टा के जो चेयरमैन हैं, नेशनल पुलिस फाउंडेशन, उनका एक मेंबर होगा। तो FIA के इसमें लोग शामिल होंगे। तो ये 5 मेंबर जो है गवर्निंग बोर्ड होगा जो फैसला करेगा। और कितने मेंबरान होंगे इस इदारे के? जो है इसके टोटल 5 जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे और बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स है जिसे BOG कहा जाता है वो इसकी सेंट्रल बॉडी होगी। उसके बाद ज़ाहिर है नीचे इसके डिपार्टमेंट्स होंगे, इसके अंदर फॉरेंसिक, डिजिटल एनालिसिस, फिर वो सारा डीप फेक को देखने वाला, जिस तरह आज़मा बुखारी का जो केस चल रहा है पंजाब में, इस तरह की जो डीप फेक वीडियोज़ जो बनती हैं उसके हवाले से पता लगाया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, ये कहाँ से बनी, इसका ओरिजिन क्या था और उसके हवाले से जो कुछ सच क्या था, झूठ क्या था, सारी एनालिसिस जो है वो कम्प्रीहेंसिव एक रिपोर्ट इस तरह की चीज़
चीज़ों की तैयार होगी, हुकूमत की मदद करेगी, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी भी मदद होगी, और इसके साथ साथ जो FIA वगैरह के ऐसे इदारे हैं जो जिनको इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, जो दुनिया आगे बढ़ रही है, तो हमारे लिए डिजिटल के जो चैलेंजेस हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के, वो बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग पड़ रहा है। तो क्या ये सारी जिम्मेदारी पहले FIA साइबर क्राइम सेल की नहीं थी? ये जो तमाम जिम्मेदारियां अब इस इदारे को सौंपी जा रही हैं, क्या इससे कबल FIA के पास ये क्या तमाम जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वो इन तमाम मसाइल को नहीं देख रहा था? इन तमाम मसाइल को देख रहा था, लेकिन उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस उस हद तक नहीं थी। एक नेशनल बॉडी की ज़रूरत थी। तो मैंने इनकी जो क्या इस इदारे को ज़्यादा एम्पावर करके लाया जा रहा है? एक छोटा सा, जी बिल्कुल, जो मैं उस तरफ आता हूँ, तो पहले FIA का जो था वो बिल्कुल छोटा सा, हमारे जो सेंट्रल न्यूज़ रूम होते हैं उसके 3 हिस्से किए जाएं तो इतने जो है उससे भी कम हिस्से पे वो लैब है और उसकी वो सलाहियत नहीं है। फ़ोन्स के एक बड़े बेसिक तरीके से एनालिसिस किया जाता था। अब जो आप आपने जिस तरह कहा, बड़े कम्प्रिहेंसिव एक वास्ट अंदाज में जो है इसको देखा जाएगा, और एक हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक लैब होगी जिसमें चीज़ों को जो है एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी को जांचा जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो मार्केट में आ चुकी हैं, चाहे वो फ़ोन्स में मौजूद हैं, चाहे वो क्रिमिनल्स के फ़ोन्स हैं, चाहे वो एक्यूज़ के फ़ोन हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो चाहे वो मुतल्लिका अदालतों को उसकी ज़रूरत हो या मुतल्लिका इदारों को इसकी ज़रूरत हो, उसको बाकायदा तौर पर दी जाएगी। तो ये एक मेरा ख्याल एक खुशआइंद बात है। अब बस यही देखना होगा कि इस तरह की चीज़ों का मिसयूज़ ना हो और डेटा का ब्रीच ना हो, और तमाम जो प्राइवेसी के जो मामला हैं उसको यही सवाल जो मेरे ख्याल में मेरे साथ साथ बाकी सबके भी जहनों में उठ रहा होगा कि जो आम आदमी है उसका जो पर्सनल डाटा है वो कितना सिक्योर होगा इसके बाद, क्या उसकी गारंटी दी जाएगी इस हवाले से? ज़ाहिर है ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सवाल है, और उसकी गारंटी, सेकेंडली क्या उसकी गारंटी दी जाएगी कि उनका डाटा जो है वो सिक्योर रहेगा? जी ये बहुत अहम सवाल है, और ज़ाहिर है एक नेशनल लेवल पे जो एजेंसी बनेगी, अभी तारी ये बिल है और ये बाकायदा इससे काबीना की मंजूरी भी लिए जाना बाकी है, लेकिन हमारे सामने ज़ाहिर है एक कंप्लीट ड्राफ्ट मौजूद है जिसकी बेस पे हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ा अहम सवाल है कि क्या डेटा की प्राइवेसी, इन चीज़ों को पूरी दुनिया में इसको लेकर बड़े सवालात उठते हैं कि कई जगहों पर अगर किसी का फ़ोन छिन जाए या कोई मामला चले जाएँ, लॉ इन्फोर्समेंट के पास चले जाएँ, तो डेटा प्राइवेसी, डेटा ब्रीच जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल। तो उम्मीद यही है कि इस तरह की एजेंसीज़ के पास जब इस तरह की डेटा की चीज़ें आएंगी तो उसमें चाहे वो किसी की पर्सनल मामलात हैं या दूसरे मामलात हैं, उसकी जो वीडियोज़ हैं, डेटा है, फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है, कोई भी मालूमात हैं, उसकी जो है वो सेंक्टिटी और चीज़ों को बरकरार रखा जाएगा। सिर्फ मुतल्लिका जो चीज़ है, इदारे जो हैं, ख़ासतौर पर ये जो एजेंसी है, सिर्फ उस चीज़ को उठाएगी, रादर दैन के उस साहब या साहिबा का जो पूरा फ़ोन है वो डेटा वो अपने पास रख लेंगे। कल परसों उन्हें ब्लैकमेल करना हो या किसी हवाले से उनको तंग करना हो तो वो डेटा उनके खिलाफ यूज़ नहीं होगा। तो ये उम्मीद की जा सकती है, ज़ाहिर है अब ये बिल भी फ्लोट होगा, काबीना से इसकी मंजूरी होना बाकी है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि अगर कौमी सतह पर एक इदारा बन रहा है और उसको अगर इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है तो इसमें न सिर्फ नियति से काम लेगा बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहरा करेगा, वरना फिर अदालतों में ये केस चलते हैं। हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार के पास जब ऑडियो वीडियो का केस आया तो मामला कहाँ तक पहुँच गए, और 6 जजों का जो ख़त का मामला था वहाँ तक बात पहुँच गई। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा और बात को यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा और प्राइवेसी और इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। रियाज, लेकिन देखा जाए बहुत वास्ट स्कोप है इस हवाले से, तो हर एक शख्स का पर्सनल डाटा, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि अगर कोई इस हवाले से ब्रीच करता है, किसी को ब्लैकमेल करता है, अगर वो लीक आउट हो जाती है तो उस हवाले से फिर गवर्नमेंट ने क्या कोई कानूनी लायामल इख्तियार किया है? कोई इस हवाले से कोई अभी तक कोई लायामल मुरतब किया गया है? मेरे ख्याल उस हवाले से बुनियादी जो लायामल है वो तो मुरतब किए हुए हैं और निज़ाम मौजूद है। मिसाल के तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा ये साइबर के और जो डिजिटल के क्राइम्स होते हैं तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ शहरों में तकरीबन
13 बड़े शहरों में जो है इन्होंने सेंटर्स बनाए हुए साइबर क्राइम के, जिसमें FIA के डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो अगर किसी शहरी को किसी किस्म का कोई मसला होता है तो वहाँ जाके साइबर क्राइम में वो दरख्वास्त देते हैं कि ये डिजिटल क्राइम हमारे साथ हुआ था, हमारे साथ फाइनेंशियल क्राइम हुआ है और वो इंटरनेट के थ्रू हुआ है या फ़ोन के थ्रू हुआ है। उसके बाद जो है वो कानूनी चाराजोई और दूसरी चीज़ों को मामलात को देखा जाता है और उन लोगों को, अगर बैंकिंग क्राइम में कुछ लोग इन्वॉल्व थे तो उनको बैंक के थ्रू पसूख किया जाता है। इन सारे मामलात को देखा जाता है FIA की सतह पे। अब ये होगा कि जब FIA के पास केस आ जाएगा, मामलात आ जाएंगे और FIA को लगेगा एक लम्हे तक कि इस एक हद के बाद ये मामला अब हमारे हाथ में नहीं है, तो बाकायदा ये मामला जो है नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी को भिजवाया जाएगा। और नेशनल फॉरेंसिक जो एजेंसी है वो इस मामले को कम्प्रिहेंसिवली देखेगी। अब नेशनल एजेंसी है, उसकी कैपेसिटी, उसके पास जो टेक्नोलॉजी होगी हाई एंड की, वो सारे जो मामलात हैं वो बड़े बड़े हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड के होंगे। वो फिर उसको उस सतह पे देखेगा, कौमी सतह पे, तो उसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जाहिर है उसकी डेटा के हवाले से जो चीजें देखा जाए तो रियाज साइबर क्राइम को अब कौमी सतह पर देखा जाएगा। और गवर्नमेंट के हवाले से गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। डिजिटल दहशतगर्दी जो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी उसका भी सदेबाब किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब आम आदमी के जो तहफ्फुज़ात है, हमारी दुआ है कि गवर्नमेंट उस हवाले से एक बेहतरीन लाया अमल इख्तियार करे ताकि अवाम को ये लगे कि हमारा डाटा या हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर है। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे हम पंजाब की। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ी, गैर कानूनी कब्ज़ाजात और अशिया ख़ोरोनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए नई अथॉरिटी के क़याम के खदोखाल सामने आ गए हैं। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम हतमी मरहले में दाखिल हो गया है और पंजाब हुकूमत ने सूबे में अशिया ख़ोरोनोश की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए नई अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया है, जिससे सूबे में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ाजात और इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाई जाएगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा संगरा से। नवाज, क्या पहले से कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था इस काम के लिए? जी बिल्कुल, आपका सवाल अहम है कि ये जो 3 बड़े अहम काम हैं जिसमें इंक्रोचमेंट है, प्राइस कंट्रोल है और इसके अलावा जो होर्डिंग है, इस हवाले से पंजाब में पहले तमाम जो है वो सिस्टम मौजूद है, लेकिन बात फिर वो ये आ जाती है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने मशवरे लेके जो है वो बड़ी मुतहरिक हो जाती है और गवर्नमेंट को ये बताया जाता है कि जी हम आपको कामयाब करने के लिए बड़े अहम मंसूबे ला रहे हैं। वो ऐसे मंसूबे होंगे जो पंजाब की तारीख में जो है वो हमेशा याद रखे जाएंगे और आपके क्रेडिट पर होंगे। तो ऐसा ही एक काम किया गया है जिसमें पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले तमाम इन मामलात पे काम करने के लिए, ये इंक्रोचमेंट हो, होर्डिंग हो या प्राइस कंट्रोल हो, तो इससे पहले तमाम सिस्टम मौजूद था। प्राइस कंट्रोल को जो है उसके हवाले से जो है वो प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो हर ज़िले में मौजूद हैं। उसके साथ साथ फूड डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और जो ज़िले इंतज़ामी है उसका ये बुनियादी काम था कि वो जो प्राइस को है वो कंट्रोल करे, चीज़ों का रेट जो है वो बढ़ने ना दिया जाए ताकि लोगों को जो है वो कम रेट पर। पहले ये काम कौन सा इदारा कर रहा था, किसके ज़िम्मे था ये वाला काम जो था? अच्छा, इसमें 3 से 4 जो महकमे हैं वो इन्वॉल्व थे जिनके ज़िम्मे ये काम था, जिसमें महकमा फूड था, उसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, जो DC ऑफिस होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। DC ऑफिस में इस पर एक पूरा विंग बना होता है। जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता है वो भी इसी पे काम करता है कि कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जाए और आवाम को जो है वो सस्ती अशियाए खुर्द नोश प्रोवाइड की जाए। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने ये सोचा कि जी ये DC ऑफिस या तमाम जो महकमे हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, शायद वो उनको फेल नज़र आ रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी ने उनको जो वज़ीर आला पंजाब हैं कुछ ऐसे ब्रीफ किया है कि जी हमें एक नया महकमा लाने की ज़रूरत है। इस तरह अगर हम इंक्रोचमेंट की बात करें तो इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे के लिए भी जो है वो तहसील म्यूनसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मौजूद है। आपने देखा होगा कि जगह जगह उनकी जो ट्रालियाँ हैं वो चल रही होती है और मुख्तलिफ जगह पर जो है वो लोगों का सामान उठा रही होती हैं, लोगों को वार्निंग्स दे रही होती हैं ताकि इंक्रोचमेंट का जो है वो ख़ात्मा किया जाए। म्यूनसिपल ऑफिस के साथ साथ DC ऑफिस के लोग भी जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात की जाए तो उसके लिए भी जो है वो DC जो है वो काम कर रहा होता है ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, चीज़ों का रेट जो है वो ना बढ़े और आवाम को सस्ती चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब हो सकें।
DC ऑफिस के साथ साथ AC ऑफिस, महकमा सनत और फूड डिपार्टमेंट भी इस पे काम कर रहा था कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी होर्डिंग ना हो सके और ये चीज़ें जो है वो आवाम को जो है वो सस्ते रेट्स पर दस्तयाब हो सके। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हुकूमत ने बजाय मौजूदा जो महकमे उनको एम्पावर करने के, मौजूदा जो फोर्स है उसको इस्तेमाल करने के, ताकि अखराजात जो हैं, काम तो पहले भी हो रहे थे और ये सारे काम जो है वो इदारा कर रहा था। बिल्कुल एक इदारा नहीं, ये कोई 5-6 इदारे जो हैं ये सारे काम कर रहे थे, चीज़ें हो रही थी। नीचे जो इसकी तमाम स्ट्रक्चर मौजूद है, लोग मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है, अफसरान मौजूद हैं, इदारे जो है ये काम कर रहे थे। बजाय इसके कि उनको मुतारिक किया जाए, उनको ये कहा जाए कि ये चीज़ें जो है ये नहीं होनी चाहिए, तो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम इसके लिए एक अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बनाते हैं जो ये काम करेगी और ये मसला जो है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। उन इदारों के पास इतनी पावर नहीं थी, इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो इनका सदेबाब करते? बिल्कुल पावर भी है, अथॉरिटी भी है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जब हुकूमतें आती हैं तो उनको चाहिए होता है कि ब्यूरोक्रेसी को कि वो कुछ सामने रखें कि जी हम आपको कामयाब, कुछ नया कर रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं। बस ये नए के चक्कर में जो है वो कौमी ख़जानों को भी जो है वो अरबों रुपए का चूना लगाया जाता है। इस वक्त भी 6767 जो है वो एम्प्लॉइज़ भर्ती करने का फ़ैसला किया गया है जो इस अथॉरिटी को चलाएंगे। इसको अगर हिरारकी की बात करें तो इसके सबसे ऊपर जो है वो DG होगा जो ग्रेड 19 का एक ऑफिसर होगा, उसके नीचे हेयरिंग ऑफिसर्स होंगे जो ग्रेड 17 से नीचे नहीं होंगे, उसके अलावा सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, उसके साथ IO होंगे, सर्जेंट्स होंगे और सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो भी उनके साथ ये तमाम उमूर जो है वो सर अंजाम देगा। इसके ये जो ड्राफ्ट सामने आया, जो समरी है, उसके मुताबिक जो है वो जो सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं उनकी तादाद 151 होगी। वो कंप्यूटरेटिव प्रोसेस के ज़रिए जो है वो उनकी भर्ती होगी। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं वो 700 नए सिरे से जो है वो भर्ती किए जाएंगे। और जो भर्ती किए जाएंगे नवाज, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो हैं वो 700 जो है वो कंप्यूटेटिव प्रोसेस के ज़रिए उनकी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा जो सार्जेंट्स हैं वो 5010 उनकी तादाद रखी गई है जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के साथ मुख्तलिफ जगह पर जाके कार्रवाइयाँ करेंगे, मुख्तलिफ इंस्पेक्शंस करेंगे, जो जहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गई उसको वागजार करवाएंगे। उसके अलावा दीगर जो मामलात हैं उन सब को देखेंगे कि कहीं पे होर्डिंग तो नहीं हो रही, कहीं इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रही, कहीं सरकारी ज़मीनों पे कब्जे नहीं हो रहे। तो पुलिस जो है वो पहले भी मौजूद है वो इस काम के लिए कि वो DC ऑफिस के या फूड के या एग्रीकल्चर के या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ जाए और कहीं पर होर्डिंग हो रही है या सरकारी ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है तो वो पुलिस जो है वो वागजार करवाने के लिए उनके साथ जाए, उनकी सिक्योरिटी के लिए तमाम जो मामलात हैं। लेकिन उसके बावजूद इस गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इस अथॉरिटी को चलाने के लिए 5010 जो है वो सार्जेंट्स भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा सपोर्टिंग स्टाफ जो है जिसमें IT असिस्टेंट्स हैं, नैब कासिड हैं, जैनिटोरियल्स हैं, इनकी तादाद जो है वो 302 रखी गई है, वो भी जो है वो भर्ती की जाएगी। रियाज, डिजिटल दहशत गर्दी के हवाले से रियाज अभी हमारे साथ मौजूद थे, तो रियाज से हमने अभी पूछा था तो उन्होंने कहा कि FIA ऑलरेडी ये काम कर रही थी लेकिन एक नया इदारा बनाया जा रहा है जो तमाम मामलात को देखेगा। तो नवाज, आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसी तरह ये नई अथॉरिटी बनाई जा रही है और इसकी पावर्स जो है वो पुरानी जो इदारे हैं उनसे बहुत ज़्यादा होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। जो 3 काम हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं कि ये होर्डिंग है, उसके अलावा जो ज़मीनों पे कब्ज़े हैं या प्राइस का जो महकमा है, इसकी पावर्स जो है वो जो मौजूदा महकमे हैं, जो मौजूदा लोग काम कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा उसकी पावर उनके पास होगी जो नई अथॉरिटी बनाई जा रही है, क्योंकि नई अथॉरिटी को मुकम्मल अख्तियार दिया जा रहा है। नई अथॉरिटी को ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हुकूमत ये सोच रही है कि अगर इसको ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा, इन मामलात में जिद्दत जो है वो लाई जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो IT बेस की जा रही हैं। तो नई अथॉरिटी जो है उसको मुकम्मल पावर होगी कि वो मौका पर जाकर किसी को फ़ाइन करे, किसी को अरेस्ट करवाए, ये तमाम तर जो पावर्स हैं वो उसके पास होंगी। तो इस तरह बज़ाहिर तो ये फाइन करने की या अरेस्ट करने की पावर इससे कबल जो दीगर पुराने इदारे थे उनके पास नहीं थी। उनके पास पावर थी लेकिन उसमें थोड़ी जो है वो कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन इसमें इनको बराह रास्त जो है वो पावर दी जा रही है। इसको क्लियर कर दिया गया है, ज़्यादा डिफाइन कर दिया गया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और अगर ये जिस तरह अथॉरिटी बनाई जा रही है, ठीक है, इसमें लकूनाज अपनी जगह पे होंगे कि किस तरह जो है वो पहले वाले महकमों को एम्पावर करने की बजाय अब नई अथॉरिटी कायम की जा रही है। लेकिन अगर ये अथॉरिटी कायम हो जाती है और ये अपने मैंडेट के मुताबिक प्रॉपर काम करती है, लेकिन हमारे यहाँ देखें, आपको भी पता है कि अलमिया ये है कि इदारे मौजूद हैं, मुलाजमीन मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, लेकिन
मामला ये है कि उस पर अमल दरामद नहीं होता, बिल्कुल। वो प्रॉपर काम नहीं करते। हमारे यहाँ करप्शन इन्वॉल्व हो जाती है, हमारे यहाँ सियासी लोग सामने आ जाते हैं, लोगों की मजबूरियाँ आ जाती हैं, जो ऑफिसर्स के जो अख्तियारात होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। उनके रातों रात अगर वो किसी पावरफुल बंदे के खिलाफ अपने अख्तियारात इस्तेमाल करता है तो उसको रातों रात तब्दील कर दिया जाता है। अगर ये तमाम चीज़ें आड़े ना आएँ तो सबसे अहम जो चीज़ है वो प्राइस कंट्रोल की है, क्योंकि आवाम को खाने की सस्ती चीज़ें मुहैया करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। सस्ती चीज़ें मुहैया करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी गई है और नई अथॉरिटी में नई भर्तियां होंगी, तो क्या वो खजाने पर मजीद बोझ नहीं होंगी? अब बिल्कुल ये आपका बड़ा अहम पॉइंट है कि ख़जाने पर बोझ होगा, इस पर अरबों रुपए जो है वो खर्च होंगे। अगर हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन भर्ती करने हैं, 6700 मुलाजमीन जो है उनकी भर्तियाँ करनी है। लेकिन देखें, अगर ये आपकी बात ठीक है कि अगर ये पहले वाले इदारे हैं, अगर उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करते, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करते तो शायद बात यहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन मैंने शुरू में बात की थी कि ब्यूरोक्रेसी जो है फिर वो कहाँ जाएगी, उसके जो मशवरे हैं वो कहाँ जाएंगे। उसने तो अपने आप को मनवाना है कि जी हम आपके साथ बड़े, उसने हुकूमत को मनवाना है कि जी हम आपके साथ बड़े लायल हैं और हम आपसे ऐसे फैसले करवा रहे हैं, ऐसे स्टेप्स जो हैं वो सामने आप लेके आ रही है। बिल्कुल नवाज, देखा जाए तो एक जानिब अवाम को सहूलत देने के लिए आप एक अथॉरिटी बना रहे हैं ताकि चीज़ों की, अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतों को कम किया जाए, वहीं पे जो उन अफसरान की या उन मुलाजमीन की तनख्वाहें निकालनी है वो आप अवाम पर टैक्स लगा के दोबारा उनसे पैसे ले लेंगे। तो ये अवाम की सहूलत के लिए इस तरह की खुदारा कोई अथॉरिटीज़ ना बनाएं, जो ऑलरेडी जो इदारे मौजूद हैं उनको एम्पावर किया जाए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।